दोस्तों, अगर हम कुछ सालों पहले की बात करें तो हमारे देश में बहुत से ऐसी जगह थी, बहुत से ऐसे गांव थे जहां लड़कियों को इतने तवज्जो नहीं दी जाती थी, जहां लड़कियों का पढ़ना लिखना, बाहर जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता था। तो काम करना या वर्किंग वुमेन होना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला, जैसे जैसे समय बीता, लोगों की सोच भी बदलने लगी, लड़कियां भी शिक्षित होने लगी। लेकिन फिर भी जैसे कि इस बार मोदी सरकार ने जो अभियान शुरू किया है कि लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, इससे कहीं ना कहीं हमें पता लगता है कि आज भी बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर इस अभियान को चलाना जरूरी है। जी हाँ, आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर लड़कियों को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। फिर भी मैं मानती हूँ कि बहुत जगह लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई, शहरों में बहुत विकसित जगह पर, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे कई गांव हैं जहां पर लड़कियों को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, जहां पे लड़कियां इतनी सुरक्षित नहीं हैं। भले ही वो दिल्ली जैसे पॉपुलर शहर क्यों ना हो, दिल्ली जैसे पॉपुलर शहर में भी लड़कियां आजकल सुरक्षित नहीं हैं, तो छोटे छोटे गाँव के तो हम उम्मीद ही क्या करें। रूढ़िवादी सोच आज भी बहुत से गाँव में है, ये हमें मानना ही पड़ेगा, इससे हम झुठला नहीं सकते। मोदी सरकार का ये अभियान कि लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, इससे हमें साफ पता लगता है कि आज भी हमारे देश में ऐसे अभियान चलाने की आवश्यकता है। तो ऐसे ही एक छोटे से गांव उत्तर प्रदेश से आई हमारी आज की मेहमान है अनीता शर्मा, जिसे हम आपसे रूबरू कराएंगे बस कुछ ही देर में। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, मधुर संगीत मधुबन खुशबू देता है। कलाकारों के जीवन की रोमांचक बातें। इसके पहले कि दुनिया मुझ पर हंसे, मैं इसका गला घोट दूंगा। मेरा गला घोटने से अगर आप दुनिया की हंसी रोक सकते हैं तो घोट दीजिए मेरा गला। चुप बेशर्म, तूने तो खानदान की नाक कटा दी। और पर्दे के पीछे की कई सुनी और अनसुनी कहानियां। गीत गाता चल, सुनना न भूलिए मेरे यानी आरजे भूषण के साथ गीत गाता प्रोग्राम गीत गाता चल हर शुक्रवार रात 10 से 11 और पुनः प्रसारण हर शनिवार शाम 5 से 6 सिर्फ आपके चहेते ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान। हम आपको बता देते हैं कि बनारस में पली बड़ी शिक्षित हुई अनीता शर्मा जी शादी होकर इंदौर में गई, और क्योंकि उनके हस्बैंड का ट्रांसफर हो जाने के कारण उत्तर प्रदेश में वो आज रहती हैं एक छोटे से गांव में। उस गांव में आज भी लड़कियों का बाहर जाना सुरक्षित नहीं माना जाता, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपना कैरियर बनाया, इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, अपने काम को जारी रखा और आज ये इस मुकाम पर पहुंची है। तो चलिए अब हम मुलाकात करते हैं अनीता शर्मा जी से। उत्तर प्रदेश में बसी एक छोटे से गांव से है अनीता जी। अनीता जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत रेडियो उड़ान के स्टूडियो में। धन्यवाद। अनीता जी, सबसे पहले जैसे कि आपने सुना कि मैंने कहा था कि लड़कियों का बाहर निकलना जाना आना जाना बहुत ऑब्जेक्शन माना जाता था, तो सबसे पहले मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहूंगी। इसके पहले कि मैं इंट्रोड्यूस कराऊं लिसनर्स को कि आप कौन है, क्या करती हैं, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आप जिस एरिया से बिलोंग करती है क्या वो भी ऐसा ही है? फिलहाल पहले इस एरिया में हम नहीं थे, अभी कुछ समय से इस एरिया में है। और यहाँ पे क्या है, एक सुरक्षा का माहौल एक्चुअली आज भी, यही नहीं पूरे भारत में हम कहें कि कहीं भी लड़कियों को इतनी सुरक्षा प्रदान नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में भी प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली क्या, पढ़ लिख करके भी हम कुछ करना चाहें तो बाहर जो एक असुरक्षा का माहौल है उसकी वजह से भी नहीं जा सकते। और कुछ जगह जो जहाँ छोटी है, जिस तरह से जैसे हम जहाँ रहते हैं, वहां पे महिलाएं अगर बाहर या बेटियां बाहर काम करने जाती हैं तो लोगों की जो एक संकीर्ण मानसिकता है वो भी हमें प्रॉब्लम देती है। तो इस वजह से कई बार पढ़ लिख करके भी लड़कियां काम नहीं कर पाती हैं, जबकि आज लड़कियां बहुत आगे तक जा चुकी हैं, अंतरिक्ष में भी पहुंच चुकी हैं। फिर भी मानसिकता की वजह से, एक संकीर्ण मानसिकता की वजह से
लड़कियां काम नहीं कर पा रही हैं। लड़कियां क्या, इनफैक्ट कोई भी महिला बड़ी हो गई है फिर भी वो काम करने में बाहर थोड़ा हिचकिचाती है, ऐसी जगह पे जहाँ पे संकीर्ण मानसिकता हो। जी अनीता जी, तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा इन परिस्थितियों को देखते हुए? वैसे तो इन परिस्थितियां जहाँ पे है तो सबसे बड़ी समस्या ये कि अगर हम चाहें भी तो हम बाहर जाके पढ़ा नहीं सकते हैं बच्चों को। मेरा बहुत मन करे कि हम जाकर के छोटे जो बच्चे पढ़ने के लिए जरूरतमंद हैं उनको पढ़ाएं, लेकिन हम बाहर पढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ सुरक्षा का माहौल नहीं है। और जहाँ तक सवाल है मेरा, तो पहले जब काम करे हैं तो वहाँ पे तो माहौल मुझे मिला है, तो इस वजह से काम कर पाए हैं। बाकी आपका कहना बिल्कुल सही है, जैसे आपने शुरू में कहा कि हमारे यहाँ वैसे शुरुआत से ये रहा है कि लड़की को सिर्फ पढ़ा दो या इतना पढ़ा दो कि वो एक पत्र लिख सके माँ बाप को, बाकी काम के बारे में तो लड़की के सोचते ही नहीं है। और अभी भी बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पर काम के लिए नहीं सोचते हैं कि बेटियां पढ़ लिख कर काम भी कर सकती हैं। ये मानसिकता एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत जगह है, चाहे वो छोटी जगह हो चाहे वो बड़ी जगह हो। बिल्कुल सही कहा आपने अनीता जी कि लड़कियां वाकई में सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वो छोटा शहर हो चाहे वो बड़ा शहर हो। अब हम हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इसके पहले कि हम हमारे लिसनर्स को बताएं कि क्या रीजन है जो आप एक मुलाकात जैसे शो का हिस्सा बनी, मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दें। इंट्रोडक्शन इन द सेंस कि आप क्या करती हैं, आपका कहाँ रहती है और क्या एजुकेशन है आपका? मेरा ग्रेजुएशन है पूरा कंप्लीट और इसके अलावा अभी हाल फिलहाल हम एटा में रहते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है, और वहाँ पे रहते हुए काफी बच्चों के लिए रिकॉर्डिंग का कार्य करते हैं। जो बच्चे मुझे सब्जेक्टिव बुक भेजते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करके उनको सीडी में दे करके और भेज देते हैं, किताब भी उनके साथ भेज देते हैं उनकी वापस। उसके अलावा IAS, PCS और रेलवे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी ये इंडिविजुअली हम कर रहे हैं, जिसे YouTube पे अपलोड किए हुए हैं, और यदि कोई बच्चे मुझसे मांगते हैं तो उन्हें CD भी प्रोवाइड करते हैं बना करके। अनीता जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या आप विजुअली एम्पायर हैं या कोई अदर डिसेबिलिटी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू मीन टू से कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं? जी। तो जहां अब हम जानते हैं कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है कि इतने आम सोसाइटी में भी इतने सारे फील्ड है जहां पर डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, उन सारे फील्ड को छोड़कर आप एक नॉर्मल होने के बावजूद भी आपने ब्लाइंड फील्ड ही क्यों चुना? जब हम यहाँ पे गए थे तो मुझे लगा शायद सबसे ज्यादा जरूरत तो यहीं पे है, क्योंकि समाज की सोच भी इनके साथ थोड़ी सी निगेटिव है, इसलिए यहाँ ज्यादा जरूरत है बाकी जगह के। जैसा आप कह रहे हैं कि बाकी जगह ज्यादा जरूरत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इंटरनली, हो सकता है शायद और दूसरे का व्यू अलग हो, पर मुझे लगता है यहाँ ज्यादा जरूरत है। और यहाँ पे एक्चुअली मेरा जो फील्ड था, मेरा मन था एज ए आरजे बनने का, और जब इन लोगों के साथ जुड़े हम, तो जो आरजे में मुझे काम करना था एज ए रेडियो पे, अब हम रिकॉर्डिंग के थ्रू उनके लिए काम कर रहे हैं, तो आवाज की दुनिया में तो है ही है, तो इसलिए मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है उनके लिए करना, और एक तरह से सीखने को भी मिल रहा है उन लोगों के साथ में रह करके मुझे। आप रेडियो में काम करना चाहती थी, और लेकिन आप रेडियो को छोड़कर, अपने कैरियर को छोड़कर ब्लाइंड फील्ड में काम कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑनेस्टली आप बताइए कि क्या इसमें कोई सिंपैथी जैसी कोई बात है? दोस्तों, आमतौर पर देखते हैं कि अक्सर हमने सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि बेचारा ब्लाइंड या बेचारी ब्लाइंड समझकर लोग हमारी हेल्प करते हैं। तो क्या यही सोच अनीता जी के दिल में है? ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या वाकई में वो दिल से चाहती हैं विजुअली एम्पायर बच्चों की हेल्प करना, या इनके दिल में भी ऐसी ही कोई सोच है? ये तो अनीता जी ही बताएगी बस कुछ ही देर में। मृदुता का जिसमें है वास, रसों का है जिसमें एहसास, सबके अधरों पर जिसका नाम, ऐसी हिंदी भाषा को कोटि कोटि प्रणाम। अरे वाह अनीता, ये तो बहुत अच्छी कविता है आपकी। आप कहीं रेडियो और टीवी पर क्यों नहीं जाती? क्या करूं, चाहती तो मैं भी हूं, पर ऐसा कोई अवसर ही नहीं मिला। अब अवसर तलाशने की आवश्यकता नहीं है अनीता जी,
क्योंकि मैं यानी ज्योति मलिक लेकर आ रही हूँ ऐसा ही एक शो जिसमें मैं लेकर आऊंगी आपके अंदर छिपे हुनर को सबके सामने। तो तैयार रहिएगा, सुनिए और पार्टिसिपेट कीजिए प्रोग्राम छुपे रुस्तम में हर शुक्रवार रात 8 से 9, रीब्रॉडकास्ट हर शनिवार दोपहर 3 से 4। पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com/participate और मेल करें mail@radioudan.com। हैप्पी फ्लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक पर जाने से पहले मेरा एक सवाल था अनीता जी आपसे। वैसे तो लोग इन सवालों का ऑनेस्टली जवाब नहीं देते, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे सवाल का बिल्कुल ऑनेस्टली जवाब देंगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आप ये सेवाएं प्रोवाइड करवाती हैं ब्लाइंड लड़कियों या लड़कों को, जो भी बुक्स या स्क्राइब जो आप देती हैं या हेल्प करती है जो ब्लाइंड लोगों के लिए, क्या आपके दिल में सिंपैथी जैसी कोई भावना है या आप वाकई में चाहती हैं उनकी हेल्प करना? और मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ऑनेस्टली आप मेरे सवाल का जवाब देंगी। नहीं, इसमें सिंपैथी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा जो रुझान रहा शुरू से एज अ 14 ईयर एज में थे, जब से स्वामी विवेकानंद जी के रामकृष्ण मिशन में जाते थे और वहां से ही काम करना शुरू किए थे कि एज अ टीचिंग, मतलब जैसे कहीं भी हम लोग पेपर पढ़ करके, न्यूज़पेपर पढ़ के शुरू में सुनाते थे, उसके बाद आगे चल करके जहाँ भी पढ़ाने का होता था पढ़ाते थे। तो इसलिए ऐसा कुछ सिंपैथी वाली बात नहीं है। यहाँ आए, बच्चों से बहुत लगाव लगा और काम करना शुरू कर दिए। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप बिना सिंपैथी के अपने शौक से इस फील्ड में काम कर रही है। लेकिन मुझे एक बात बताइए अनीता जी कि आज के दुनिया में पैसा बहुत महत्व रखता है, ये तो आप भी मानती होगी। हाँ। तो आप इस फील्ड में काम करते हुए कितना कमा लेती हैं? अगर आप अदर फील्ड में काम करती है, आप ग्रेजुएट हो। हाँ। नहीं, यहाँ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और इनफैक्ट अभी तक आप कहीं भी पता कर सकते हो मेरे बारे में, जिनकी रिकॉर्डिंग की है या कहीं पढ़ाते हैं, ये पूरी सेवा निःशुल्क है। और दूसरा ये बात सच है कि पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन सेटिस्फेक्शन भी उससे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मेरा घर जो है मेरे हस्बैंड, मेरा घर मेरे हस्बैंड की सैलरी से चल रहा है, तो मुझे इतनी जरूरत नहीं है कि पैसे कमाने की। और बाकी तो देखो, पैसे की कोई लिमिट नहीं है, आप फिर कमाते जाओ, बहुत कमाते जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलता। और चूंकि मुझे यहाँ पे इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि पैसा कभी मेरे लिए मायने नहीं रखा। आप पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएट हैं, अगर आप चाहती तो और भी कहीं फील्ड में काम कर सकती थी, लेकिन फिर भी आपने ये वाला फील्ड चुना, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज की दुनिया में सारे लोग एट द मोस्ट लोग पैसे की तरफ भागते हैं, अपना सुकून चैन सब खोकर भी, क्योंकि पैसा बहुत महत्व रखता है। फिर भी आपने पैसों को इम्पोर्टेंट नहीं देकर अपने शौक, अपने सुकून को ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया, ये बात बहुत मायने रखती है। बिल्कुल सही कहती है अनीता जी, पैसा इम्पोर्टेंट है अपनी जगह पर, लेकिन दिल का सुकून, दिल का सेटिस्फेक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये एक बहुत अच्छी सीख मिलती है हमें अनीता जी की बातों से। अब हम आगे बढ़ के ये जानना चाहते हैं कि इसके अलावा, रिकॉर्डिंग के अलावा आप और क्या करती हैं ब्लाइंड फील्ड के लिए? रिकॉर्डिंग के अलावा मेरी कोशिश रहती है कि उन्हें जब एग्जाम वगैरह होता है तो वहाँ पे राइटर प्रोवाइड कराने की व्यवस्था करना। और जैसे जब भी मन हो तो, जैसे जो बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो मोटिवेशनली उनको आगे बढ़ाना, ये भी एक थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं हम। ब्लाइंड स्टूडेंट्स को ऑडियो बुक्स प्रोवाइड करवाने के अलावा अनीता जी और उनका क्लब या उनकी टीम स्टूडेंट्स को, चाहे वो कॉलेज के हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, स्क्राइब भी प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन मैं हमारे लिसनर्स को बता दूं, आज की सनसनीखेज खबर ये है कि आज जोधपुर में चल रहे एग्जाम्स में से बच्चों को उठा दिया गया, क्योंकि जो हॉल में इंस्ट्रक्टर मौजूद थे उनके पास लेटेस्ट गाइडलाइन नहीं थी। तो पुरानी गाइडलाइन को ही मद्देनजर रखते हुए उन स्टूडेंट्स को एग्जाम लिखने नहीं दिया गया, उन्हें बीच में से ही उठा दिया गया, एग्जाम की परमिशन नहीं दी गई। तो अब हम एक ब्रेक के बाद जानते हैं कि क्या अनीता जी को आज घटित इस घटना की नॉलेज है और उन बच्चों के साथ क्या हुआ, ये भी हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
Debate is a passion. Debate is an obsession. Debate. It's time to take a stand. Do you think you have an upper hand? Then let's debate every controversial matter in Badalta Do. Every Saturday from 10 p.m. to 11 p.m. only and only on Radio Udan. तो अनीता जी, जैसे कि आप बता रही हैं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या कॉलेज या स्कूल के लिए स्क्राइब राइटर प्रोवाइड कराती हैं विजुअल एम्पायर स्टूडेंट्स को, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अक्सर हमने देखा है कि स्क्राइब को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम हर किसी को फेस करना पड़ता है, स्पेशली स्टूडेंट्स को। तो आप तो उनको प्रोवाइड करवा रही है, तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है और किन किन प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ा अभी तक या नहीं करना पड़ा? हाँ, ये क्या है, स्क्राइब के लिए हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि पहले तो जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की है वही पहले जो थी उसके हिसाब से हर जगह भी चल रहा है, नई गाइडलाइन को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। कई बार क्या होता है कि बच्चे साल भर पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन लास्ट में एग्जाम के टाइम पे उन्हें राइटर नहीं मिलता, या मिलता भी है तो कई बार इतना लेट आता है कि एग्जाम काफी पहले शुरू हो चुकी होती है, या लास्ट टाइम में कुछ लोग मना भी कर देते हैं। पहले क्या था कि पहले जो राइटर प्रोवाइड किए जाते थे वो एक क्लास नीचे होते थे, जैसे कि मान लीजिए बीए फर्स्ट ईयर में कोई है तो उसको 12th के बच्चे ही एग्जाम दे सकते हैं या 11th के दे दें, पर बीए के या बीए के समकक्ष या इसके ऊपर वाले नहीं दे सकते थे। किंतु अभी 2013 में डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर की तरफ से ये गाइडलाइन फॉलो हुई है कि कोई भी व्यक्ति इम्तिहान दे सकता है किसी का भी, और वहाँ पे कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन उसको न फॉलो करने के कारण अभी हाल में ही जस्ट अभी मेरे पास एक न्यूज आई है कि जोधपुर में वहां पे बच्चों को एग्जाम में बीए फर्स्ट ईयर का एग्जाम चल रहा था और बच्चे एग्जाम देने गए और उन्हें एग्जाम में से उठा लिया, क्योंकि वो लोग जो अभी गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से राइटर ले गए थे। काफी अच्छा लगा अनीता जी ये जानकर कि आज घटित घटना की भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि वाकई में आप इस फील्ड में बहुत काम कर रही हैं, बहुत लगन से काम कर रही है। मैं चाहूंगी अनीता जी, जब आप जानती ही हैं कि जोधपुर से कुछ बच्चों को एग्जाम हॉल में से एग्जाम लिखने से रोक दिया गया, तो आप थोड़ी सी उनके बारे में डिटेल बता दीजिए कि कौन सी क्लास के एग्जाम चल रहे थे वहां पर जोधपुर में और क्यों उन्हें वहां से उठा लिया गया। ये बीए फर्स्ट ईयर का एग्जाम चल रहा था अभी, और बच्चे जब एग्जाम देने गए तो उनको बोला कि आप पुरानी गाइडलाइन के हिसाब से नहीं आए हो तो आपको एग्जाम नहीं देने देंगे। जैसे कि पहले मैंने बताया कि पुरानी गाइडलाइन थी कि एक क्लास नीचे का बच्चा होगा, लेकिन अभी 2013 की गाइडलाइन में ऐसा नहीं है, वहाँ पे कोई भी एग्जाम देने जा सकता है। इनफैक्ट अगर बीए फर्स्ट ईयर का दे रहा है एग्जाम तो बीकॉम का बंदा एग्जाम दे सकता है, पर वहाँ पे वो उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको आज ही फेस करनी पड़ी या आज से पहले भी ऐसी प्रॉब्लम आपको आई है कभी? ना, ये प्रॉब्लम पहले भी आ चुकी है। पहले बैंक का एग्जाम देने जा चुकी हैं बच्चियां, कुछ बच्चे भी गए हैं तो उनको वहां से वापस कर दिया गया, और जबकि गाइडलाइन पहले भी कही जा चुकी है कि कोई भी बैंक के एग्जाम होते हैं या कोई भी एनजीओ अगर एग्जाम के लिए बच्चों को अपने यहाँ रखी और एग्जाम देने जा रहे हैं तो बल्कि एनजीओज और बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो राइटर्स को प्रोवाइड करे, पर ऐसा नहीं होता है, वो लोग भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। अभी बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई जरूर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए हैं, उनके में ऑप्शन आता है कि आप स्क्राइब के लिए भर दो, लेकिन उसमें और वो लोग नई गाइडलाइन को भी फॉलो करने लगे हैं, पर अभी बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं। और अभी हाल में एग्जाम हुआ था नवोदय का दिल्ली में, तो वहां पे भी नई गाइडलाइन फॉलो की, लेकिन दिल्ली के बाहर बहुत से स्टेट में नई गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जहां तक मेरा सवाल है, मुझे जो प्रॉब्लम आई, मुझे यही प्रॉब्लम आई कि कई बार क्या होता है बीए के जब एग्जाम चल रहे होते हैं, 12th के बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो बहुत मुश्किल से 12th के बच्चे एग्जाम देने के लिए तैयार हो पाते हैं। तो ये बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है एग्जाम के तैयार कराने के लिए। तो
जो ये स्क्राइब की प्रॉब्लम है न केवल स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है, इनफैक्ट उन्हें भी फेस करनी पड़ती है जो स्क्राइब प्रोवाइड करवाते हैं। तो वाकई में ये बहुत दुखद बात है, स्पेशली विजुअल एम्पायर बच्चों के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। जो सुविधाएं गवर्नमेंट को हमें प्रोवाइड करवानी चाहिए थी वो गवर्नमेंट करवाती भी नहीं है, और उन्हीं के कर्मचारी उन्हीं की दी हुई गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते। पर इन सब समस्याओं का हर्जाना स्टूडेंट्स क्यों भुगते? जी बिल्कुल, ये सच है। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लागू करती है, खुद गवर्नमेंट के ही कर्मचारी, अब जैसे सेंट्रल लॉ मिनिस्ट्री से अगर ये गाइडलाइन फॉलो हुई है तो स्टेट में जहाँ कलेक्ट्रेट में बाकायदा सामाजिक कल्याण विभाग होता है और वो फॉलो नहीं करता है इस चीज को। इसको मैंने फेस किया है और मैंने बाकायदा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार तक इसको मतलब मैसेज को कन्वे किया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और इस पे हम लोग की फाइट बराबर चल रही है कि इस गाइडलाइन को आप लोग फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। जी अनीता जी कहती हैं कि आप काफी आर्टिकल्स लिखते हैं, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इसी गाइडलाइंस को लेकर आप एक आर्टिकल लिखिए गवर्नमेंट के नाम पर, कि गवर्नमेंट के कर्मचारियों की गलती का सामना या गलतियों की वजह से स्टूडेंट क्यों तकलीफ पाए। तो ये जरूर आप आर्टिकल लिखिएगा। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही और इस पे हम बिल्कुल लिखेंगे। अभी तक तो नहीं लिखे थे, लेकिन जरूर लिखेंगे इस चीज पे कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनको उन्हीं के बंदे क्यों नहीं फॉलो करते हैं, और उसका जो इफेक्ट है वो जो लोग मतलब जिन लोग की कोई गलती नहीं है फिर भी उन्हें उसको फेस करना पड़ता है। तो ये चीज जरूर हम आगे बढ़ाना चाहेंगे आर्टिकल के माध्यम से। जी अनीता जी, और मैंने सुना है कि काफी जगह, काफी रेडियोस में, न्यूज़पेपर्स में आपके इंटरव्यूज भी प्रिंट आउट किए गए हैं, तो आप उनके बारे में हमें थोड़ा बताइए। जी जैसे क्या है, जब इंदौर में पेपर में भी दिया था हमारे बारे में, और वहाँ पे हमने स्क्राइब के लिए भी जो लोगों की रिक्वेस्ट करते हैं लोगों को, तो वो भी पेपर के माध्यम से किए थे और काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला था, लोग आए भी थे। लेकिन प्रॉब्लम तो फिर भी है, क्योंकि जितना चाहते हैं, जितने लोगों की जरूरत है हमें उतने नहीं मिल पाते हैं। और जहाँ तक इंटरव्यू का सवाल है, तो रेडियो आईवे पे मेरा एक इंटरव्यू हुआ था और उसके माध्यम से काफी बच्चे फिर बाद में जुड़े, उन लोगों ने मेरा नंबर वहां से लिया और वो लोग अभी भी जैसे जिनकी हम जोधपुर की अभी जस्ट आपको बात कर रहे हैं कि वहाँ इस तरह की प्रॉब्लम आई है, वहाँ मिस्टर सुरेश हैं, वो मुझसे आईवे के माध्यम से ही जुड़े थे। जब आपने आईवे का जिक्र किया है अनीता जी, तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आप आईवे से कैसे जुड़ी, कैसे आप आईवे के कांटेक्ट में आई? आईवे का मुझे किसी ने बताया था कि आईवे पे ये ब्लाइंड बच्चों के लिए काम किया जाता है, तो मैंने उनको मेल की थी और फिर उनका रिस्पांस आया था मेरे पास। अब आगे हम जानेंगे थोड़ा बहुत अनीता जी की पर्सनल लाइफ के बारे में, और वो खुद क्या चाहती है, क्या उनके फ्यूचर प्लान्स हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। Hey friends, do you think that life is getting so stressful? Well, if it is so, why not make it quite inspirational, motivational and stress-free? So let us meet in a world of positivity in the show Inspirational Wings Season 2. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. with RJ Divya Sharma only on Radio Udan, a flight of life. For more information, visit our website www.radioudan.com. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि अनीता जी इन सब काम के अलावा और क्या क्या करती है अपने फील्ड में। जैसे कि हमने सुना है अनीता जी कि आप आर्टिकल्स भी लिखती हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे मोटिवेशन स्पीच वगैरह भी देती हैं और लिखती हैं, तो हम उनके बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा बहुत। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये आर्टिकल कहाँ प्रिंट होते हैं। हाँ जी, एक तो मेरा ब्लॉग है उस पे जाता है, एक अच्छी खबर.com वेबसाइट है वहाँ जाता है, और 2-3 मैगजीन्स हैं और न्यूज़पेपर हैं। मेरा वैसे कोशिश ये रहती है ज़्यादातर तो एक तो मोटिवेशनल आर्टिकल मेरे फेवरेट हैं, उन्हीं को लिखने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली लड़कियों पे जो ये
अभी भ्रूण हत्या है या लड़कियों के प्रति जो मानसिकता लोगों में खराब है, उसके प्रति भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और थर्ड, हमारा जो है जैसे जो भी विजुअली एम्पायर्ड बच्चे हैं, जो उनके प्रति जो समाज में सोच है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि सोच में तो हमने ये देखा है कि जिनके बच्चे हैं, माँ बाप ही सबसे पहले प्रॉब्लम देते हैं कि वही थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि समाज में माँ बाप को सबसे पहले ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके बाद समाज से भी फाइट करना चाहिए आगे बढ़ाने के लिए इनको, और समाज को एक अच्छा मैसेज देना चाहिए कि ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है, ये कोई ऐसे तो नहीं है कि कोई क्रिएट कर दिया है। तो इसके प्रति ऐसे कोई मतलब निगेटिव सोच को नहीं रखना चाहिए। तो ये भी कोशिश है मेरी कि थोड़ी समाज में एक जागरूकता फैले कि आपके साथ आप जैसे ही लोग हैं और हम लोग को मिल के काम करना है, ये सोच बनानी है। जी बिल्कुल, बच्चे की डिसेबिलिटी में बच्चा कतई दोषी नहीं होता। ये बात और है कि सोसाइटी उसको दोषी समझती है या उसके फैमिली मेंबर्स उसको दोषी समझते हैं, लेकिन वो अगर बाय बर्थ डिसेबल है या किसी भी तरीके से डिसेबल है, ये उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, किसी का भी। हम तो कह रहे हैं कि कोई भी अगर एक्सीडेंटल भी चीज होती है तो ये एक्सीडेंट है, और एक्सीडेंटल कोई चीज होती है तो उसमें कोई इसमें गलती थोड़ी है जो उसे गिल्ट महसूस कराया जाए। ये बहुत गलत चीज है, और जो समाज में एक मानसिकता है उसे दूर करना बहुत जरूरी है। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, आप लोगों के माध्यम से भी आगे चीज बढ़ेगी और बिल्कुल ये चीज दूर होगी। आपकी शुभकामनाएं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अनीता जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आर्टिकल्स आप लिखती हैं, जो प्रिंटर होते हैं अलग अलग मैगजीन्स में या पेपर्स में, क्या उससे आपको कोई बेनिफिट हुआ? क्योंकि लिखना एक अलग बात है और सोसाइटी को उससे जागरूक करना एक अलग बात है। ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा आता है, काफी पेपर्स में मैगजीन्स में आता है ब्लाइंड के बारे में लिखा हुआ, काफी मोटिवेटिव स्पीच आर्टिकल्स हमें पढ़ने को मिलता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आज आम सोसाइटी में वही इमेज है, कोई मेजर फर्क मुझे नजर नहीं आता ब्लाइंड को लेकर। फिर भी आप ये आर्टिकल लिखती हैं, तो आपको क्या लगता है कि इससे कोई बेनिफिट होगा? कितना % आप मानती कि आपको? हाँ, उसका बेनिफिट मिला। उसका बेनिफिट सबसे पहले अभी बताएं, अभी पिछले 4 साल से हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट में हम 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन वाले दिन हमने एक क्लब का ऑर्गेनाइज किया है। तो उसमें जब हमने सबको मैसेज कन्वे किया पेपर के थ्रू या, तो काफी लोग रिकॉर्डिंग करने के लिए हमारे साथ तैयार हो रहे हैं। और इनफैक्ट सिलीगुड़ी, कलकत्ता और आपके चेन्नई में यहाँ तक के बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम एग्जाम देने बच्चों के लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये तो मतलब मुझे तो लगता है ये पॉजिटिव ही रिजल्ट आ रहा है कि लोगों को मैसेज कन्वे हो रहा है, लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जहां आजकल गूगल का जमाना है, हर जगह वेबसाइट पे हमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं, उसके बावजूद भी आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हैं घंटों बैठकर और फिर उन्हें यूट्यूब पर अपलोड करती हैं। तो मुझे ये बताइए कि कितने लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं? हाँ, उसका बेनिफिट मिल रहा है लोगों को। देखो उसमें क्या हो गया है कि दोनों लोगों को फायदा हो रहा है, जो विजुअल बच्चे हैं उनको भी फायदा हो रहा है, और इस वक्त मेरा जो उसका व्यू है 10 लाख से ऊपर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं लोगों को फायदा हो रहा है। 8,000 से ज्यादा सब्सक्राइब कर चुके हैं इसको, तो फायदा तो हो रहा है लोगों को। जी, बहुत अच्छी बात है ये तो। मैंने सुना है कि आप सोशल और साइंस पढ़ाया करती थी, अगर मैं सही हूँ तो? हाँ जी, बोलिए। तो अब आज क्या करती है, मतलब क्या अभी भी आप पढ़ाती हैं? जैसा कि मेरा सवाल है अनीता जी को लेकर कि ये एक साइंस और सोशल की टीचर रह चुकी हैं, तो हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद कि ये साइंस और सोशल जैसे सब्जेक्ट ब्लाइंड स्टूडेंट को पढ़ाती थी या एक नॉर्मल स्कूल में टीचर थी, क्या इनका कैरियर था और क्यों उन्होंने ये कैरियर को छोड़ा और इस फील्ड में आई। हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। कहानी वेद पुराणों की, मनोरंजक कहानियाँ, जीवन को राह दिखलाने वाली कहानियाँ, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक हर पक्ष को छूती हैं कहानियाँ। अपने संग
तो इन्हीं कहानियों को मैं सुनाने आ रही हूँ, यानी आरजे गीता सुमन, शो कथालोक में हर मंगलवार शाम 7 से 8 और हर बुधवार दोपहर 2 से 3। तो सुनना मत भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। दो अंधों की कथा सुनो, इस पर इनका ज्ञान सुनो। नहीं, अभी पढ़ा नहीं रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे इंदौर से एटा आ चुके हैं, तो अभी पढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिकॉर्डिंग का काम करते हैं। मेरी पर डे रिकॉर्डिंग मान के चलो कि 4 and 5 आवर होती है। एक दिन में आप 4 से 5 घंटे रिकॉर्डिंग करती हैं? जी, क्योंकि मेरे पास बुक्स इतनी ज्यादा आती है। तो अनिता जी, आप कहती है कि आपको पर डे 4 से 5 घंटे रिकॉर्डिंग में लग जाते हैं, तो मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले कि ये किस टाइप की बुक्स होती है जो आपके पास रिकॉर्डिंग के लिए आती है, और कहाँ आप ये रिकॉर्ड करती हैं? ये रिकॉर्डिंग एक्चुअली हम अपने घर पे ही करते हैं। हमने अपना पूरा सिस्टम लगा रखा है रिकॉर्डिंग का, और ये बुक्स जो आती हैं वो सब्जेक्टिव की होती हैं। कॉलेज के जो बच्चे हैं वो लोग भेजते हैं, और जब एग्जाम्स आती हैं तो जो गाइडलाइन होती है क्वेश्चंस की, 20 क्वेश्चंस या 30 क्वेश्चंस की, वो बुक्स भी भेजी जाती हैं। और उसके अलावा जो भी जैसे क्लास 10 से लेकर के कॉलेज तक के जो भी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं बच्चे, अपनी अपनी बुक्स भेजते हैं मुझे रिकॉर्ड करने के लिए। जी, तो बच्चों के तरफ से आपको ये बुक्स आती है? जी, लड़कियों से भी आती है, लड़कों से भी आती है, दोनों ही बच्चे भेजा करते हैं मुझे बुक्स। और इसके अलावा 2 संस्थान हैं अभी तक मुझसे रिकॉर्डिंग करा चुके हैं। एक तो एनएवी माउंट आबू, और एक राजस्थान में भी करा चुके हैं, जोधपुर से हमारे पास। उसके अलावा पंजाब से एक रिकॉर्डिंग आई थी संस्था से। जी, एक बात और मैं जानना चाहूंगी अनिता जी कि आपने कहा कि आपने काफी लड़कियों को पढ़ाया है, उनको मतलब एज अ राइटर भी आपने काफी लोगों को भिजाया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो क्या आप कोई ऐसे एग्जाम्पल्स या कोई ऐसे सक्सेसफुल पर्सनालिटी के नाम हमें बता सकती हैं जो आपके द्वारा मतलब उन्होंने जॉब या अपना कैरियर हासिल किया हो आपकी संस्था के द्वारा? हम लोग पढ़ाते थे जब, तो वहाँ पे अभी रश्मि का अभी रिसेंटली उसका जॉब लगी है IDBI बैंक में, और रजनी है उनका कलेक्ट्रेट में लगी है, देवास कलेक्ट्रेट में उसकी जॉब लगी है। उसके अलावा सुरेश है जोधपुर में, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने सारी की है, और वो अभी BEd कर रहे हैं और इसके साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं। और ये जो लड़कियां आपने बताई, ये कौन से शहर से बिलोंग करती हैं? ये दोनों लड़कियां इंदौर से बिलोंग करती हैं। महेश दृष्टिहीन में ही पढ़ती रही है शुरू से। वैसे लड़कियां एक रश्मि इटारसी से हैं और रजनी उज्जैन की हैं। जी, और आपने बताया कि आपने भ्रूण हत्या जैसी उसके लिए भी कुछ काम किया है आपने, तो उसके बारे में आप थोड़ी डिटेल में बता सकती हैं? हाँ जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि बेटी है तो कल है, वरना वीराना पल है। क्योंकि आज जहाँ देश में नारी की पूजा की जाती है देवियों के रूप में, धन बुद्धि एवं शक्ति के लिए लक्ष्मी सरस्वती माँ दुर्गा की आराधना की जाती है, उस देश में बेटियों को अपने अस्तित्व के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आज भले ही हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रहे हैं, लेकिन जबकि माता पिता की 2 आंखें होती है बेटा बेटी, फिर भी हम मतभेद करते हैं। ये मतभेद प्रॉब्लमेटिक है एक्चुअली। इसी के ऊपर कुछ न कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। आपका मेन फोकस लड़कियों पे ज्यादा होता है, मतलब लड़कियों के कैरियर को लेके, या लड़कियों के जो आज सोसाइटी में सोच है उसको लेके आपका मेन मुद्दा होता है कि उसको बदलना चाहती है आप? जी बिल्कुल, मेरा एक्चुअली क्या लड़कियों के लिए तो है ही स्पेशली, और उसके अलावा सबसे ज्यादा क्या जो हमारी रूढ़िवादी सोच चली आ रही है उसके खिलाफ भी आवाज उठाने का एक है कि जो हम लोग जो एक सोच बनी हुई है लोगों की कि ये काम ये नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकती, उन सब चीजों को भी बदलना है। समाज में एक पॉजिटिव सोच लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अनीता जी, इन सब मुद्दों में आपके हस्बैंड आपका कितना साथ देते हैं? क्या वो आपके साथ चलते हैं या सिर्फ वो ओरली आपका सपोर्ट करते हैं? नहीं, हमारे साथ हमारे हस्बैंड साथ देते हैं। इस तरह से मान लीजिए कभी
हमने कोई आर्टिकल लिखा और मुझे लगा कि नहीं इसमें, क्योंकि हम जब कुछ लिखते हैं तो हमारे व्यूज पूरे उसमें होते हैं, लेकिन सबके व्यूज तो बराबर नहीं होते, तो हम कई बार उनसे करेक्शन भी कराते हैं अपने आर्टिकल को भी। इनफैक्ट जो हम काम करते हैं रिकॉर्डिंग का, उसमें भी कई बार हमारी वो सहायता कर देते हैं कि जैसे क्वेश्चन आंसर में निशान लगाना है तो वो पहले बुक्स में निशान लगा देते हैं, हम फटाफट रिकॉर्डिंग कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो मुझे सिर्फ खाली ओरली सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे फिजिकली ऐसे कोई काम में भी सपोर्ट करते रहते हैं। और इसके अलावा बच्चे तो खैर है ही सपोर्टिव। आपने बताया कि आप साइंस और सोशल सब्जेक्ट पढ़ाती थी लेकिन अभी नहीं पढ़ाती हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या रीजन था कि आपने टीचर फील्ड को छोड़ दिया, मतलब एजुकेशन का फील्ड आपने क्यों छोड़ा? A flight of life. Varieties of music. थोड़ी सी शराब and more. So keep listening. Radio Love. एजुकेशन का फील्ड इसलिए छोड़ा वहाँ पे क्योंकि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर एटा में हो गया था, तो इसलिए इंदौर से इधर आना पड़ा मुझे। तो आपने यहाँ पर कोई और जॉब ट्राई नहीं की? नहीं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग से टाइम ही नहीं मिलता है, रिकॉर्डिंग की बुक्स बहुत ज्यादा आती है तो उसी में बिजी रहते हैं। अनीता जी, आपने कहा कि आपके हस्बैंड की जॉब ट्रांसफर हो गई थी तो इसलिए आपको इस गांव में आना पड़ा, तो क्या आप हमें बताएंगी, हमें और हमारे लिसनर्स को, कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हाँ, हमारे हस्बैंड अनिक ग्रुप में है, यहाँ पर फैक्ट्री इंचार्ज है। और अनिक जो है एक दूध प्रोडक्ट कंपनी है, मिल्क पाउडर बनाती है, तो वहाँ पे वो काम करते हैं। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगी कि आप कुछ बताइए हमें अपने बचपन के बारे में, कैसे गुजरा आपका बचपन? हाँ जी, मेरा बचपन बनारस में गुजरा है, वहीं पे पूरी एजुकेशन वहीं हुई है हमारी, और बचपन बहुत अच्छा रहा। और बचपन में ही कहें कि हम लोग रामकृष्ण मिशन से जुड़ गए थे, करीब 9-10 में पढ़ते थे तब रामकृष्ण मिशन में जाते थे, और वहाँ पे जो बुजुर्ग लोग होते थे उनको हम लोग न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ के सुनाते थे। मेरी फैमिली बैकग्राउंड में भी शुरू से रहा कि हम लोग थोड़ा सोशल रहे, इसलिए एक तरह से बचपन से ये हम लोग में मन में ही रहा है काम करना। जी, तभी तो कहते हैं ना कि फैमिली बैकग्राउंड अगर अच्छा हो तो बच्चे के संस्कार अच्छे होते हैं। बिल्कुल, अभी देख भी रहे हैं, जैसे हम काम करते हैं तो हमारे दोनों बच्चे, इनफैक्ट हमारा जो दामाद है वो भी हमारे साथ पूरा इन्वॉल्व है। अगर मान लो कोई भी काम होता है ना, अगर यहाँ तक कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं बुक्स नहीं खरीद पा रहे हैं, तो हमारा दामाद बुक खरीद करके हमें दे देता है कि ठीक है आप मम्मी रिकॉर्ड कर दो इसको। तो ये भी एक सपोर्ट हमें मिला हुआ है पूरा फैमिली में, तो बच्चे भी पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। जी, अनीता जी, आप एक क्लब का जिक्र कर रही थी बीच में कहीं पर, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। हाँ, अभी जिस तरह से काम बढ़ रहा है, रिकॉर्डिंग्स बहुत ज्यादा आती है, तो ऐसे ही मन में विचार आया कि एक क्लब बनाएं जिसमें जो लोग रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं वो लोग और जुड़े मेरे साथ, क्योंकि अकेले तो मेरे साथ पूरा पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो 12 जनवरी को हमने एक क्लब बनाया है, वॉइस फॉर ब्लाइंड, और उसका मैसेज हमने नेट के थ्रू काफी लोगों को आगे बढ़ाया और पेपर वगैरह में भी दिया। तो उसका रिस्पांस ये मिला है कि कई शहरों से लोग रिकॉर्डिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं, और हमारे क्लब का मकसद है सिर्फ रिकॉर्डिंग करना और एग्जाम टाइम पे राइटर को प्रोवाइड करना। और उसमें यह है कि मान लो जिस भी शहर में, मान लो दिल्ली में कोई बंदा है और वो हमसे रिकॉर्डिंग कराना चाहता है, तो वहीं पे दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति रिकॉर्डिंग करने के लिए तैयार है तो हम उसका नंबर उसको दे सकते हैं। इस तरह से क्लब का काम करना शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग।
तो कितने मेंबर हैं आपके आज इस पर मतलब अभी हमें रिस्पांस जो मिला है, अभी 25 मेंबर हमारे हो गए हैं, जिसमें से 10 लोग तो रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हैं और मैंने उनकी रिकॉर्डिंग सुनी भी कि उनकी वॉइस क्वालिटी बिल्कुल, प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली बहुत क्लियर है और मुझे लगता है शायद पढ़ाने में प्रोनाउंसिएशन का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो वो चीजें उन लोगों में मैंने पाई, फिर उन लोग रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हैं और वो कई जगह से हैं, चेन्नई से भी हैं और चेन्नई के होने के बावजूद भी उनकी हिंदी बहुत अच्छी है। जैसे कि आप जानते हैं अनीता जी कि स्क्राइब की हमें हर वक्त ज़रूरत पड़ती है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो या फिर कोई डिग्री के एग्जाम्स के लिए। तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या रिसेंटली आपने अपने क्लब के मेंबर्स में से या अपनी टीम में से किसी को भेजा है और कहाँ पर भेजा है, अगर भेजा है तो? हाँ भेजा है ना। इंदौर में क्या कहते हैं, इंदौर में बहुत लोग इस तरह से काम में जुड़ चुके हैं। उसके लिए हमने कोशिश ये की थी कि हम जहाँ रहते थे वहाँ आसपास के बच्चों को तैयार किया हमने कि आप एग्जाम देने जाओ, और GDC कॉलेज वहाँ पे जो इंदौर में है वहाँ काफी बच्चे एग्जाम देने जा चुके हैं। और उसके अलावा जो बैंक के एग्जाम्स होते हैं, बैंक के एंट्रेंस एग्जाम हुए थे, संविदा शिक्षा का हुआ था, उसमें लोग एग्जाम देने गए हैं। इनफैक्ट मेरा बेटा भी गया है एग्जाम देने 3 बार। तो कोई रिजल्ट आया पॉजिटिव? पॉजिटिव रिजल्ट है। पॉजिटिव इस तरह से कि जो लोग जा चुके हैं वो दोबारा भी ला रहे हैं। बंद नहीं किया उन्होंने जाना कि अगर अगली कोई एग्जाम है उनकी तो उसके लिए वो तैयार हैं। और एक बच्ची और सवाल को नहीं समझी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो एग्जाम्स के लिए आपने स्क्राइब को भेजा था तो क्या उन्होंने वो एग्जाम पास किया? हाँ पास किया है। संविदा शिक्षा में जितने बच्चे एग्जाम देने गए थे सभी लड़कियों का सिलेक्शन हो गया था उस समय। कब की बात है ये? ये अभी 2 साल पहले की बात है। ओके, लेकिन अच्छा आप ये काम पहले से कर रही है, क्लब आपने अभी ओपन किया है इसी जनवरी में? क्योंकि रिकॉर्डिंग मेरे पास ज्यादा आने लगी थी और इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। 6 घंटे रिकॉर्डिंग करने के बावजूद भी किताबें ज्यादा थी, तो इसलिए क्लब बनाने की सोचे। गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। हाँ दोस्तों, गजल की इसी आग पर मबनी प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो रहा हूँ। प्रोग्राम शाम गजल में जो आप सुन सकते हैं हर फ्राइडे रात 10 से 11 रेडियो उड़ान पर। शाम गजल सुनना न भूलिए, रेडियो उड़ान पर फ्राइडे रात 10 से 11 RJ सैफ के साथ सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। आए भुला दे भुला दे। तो अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? आपने फ्यूचर के लिए क्या सोचा है? फ्यूचर में यही सोचा है कि इंदौर जब शिफ्ट हो जाएंगे तो एक NGO बनाएंगे और उसका NGO का भी यही काम होगा कि लोगों को राइटर प्रोवाइड करना और रिकॉर्डिंग करना। और उसके अलावा मैं जैसे अभी तो YouTube पे हम अपने ऑडियोज को अपलोड कर रहे हैं, लेकिन मेरा फ्यूचर प्लान है अपनी वेबसाइट बनाने का, जिसके माध्यम से कोई भी बच्चे आराम से डाउनलोड कर सकें। एक्चुअली YouTube पे एक प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे हमें वीडियो फॉर्म में अपलोड करना पड़ता है, तो वेबसाइट के थ्रू क्या होगा, ऑडियो फॉर्म में डाउनलोड करने में आसानी हो जाएगी। तो वेबसाइट बनाने का और NGO बनाने का फ्यूचर प्लान है। जी बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। अनिता जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि सबसे पहली बार आपको कब मतलब ऐसा लगा कि आपको इस फील्ड में काम करना चाहिए या इस फील्ड में ज्यादा जरूरत है? जब हम इंदौर में पढ़ाने के लिए गए बच्चों को, तो फर्स्ट टाइम तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि एक जनरल तो अभी बाहर ट्रेंड यही है कि हम लोग को ब्रेल नहीं आती है तो हम लोग नहीं पढ़ा सकते। लेकिन जब हम वहाँ गए और वहाँ पढ़ाना शुरू किए और बच्चों का जो रिस्पांस मिला मुझे, वो बहुत इतना पॉजिटिव रिस्पांस था
कि वो लोग खुद से आगे पढ़ना चाह रहे थे, आगे याद करना चाह रहे थे। तो मेरा मन और ज्यादा किया पढ़ाने का। और साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाना शायद मुझे लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि आप कैसे लाइट चैप्टर को कैसे समझाओगे, पर मैंने वो भी समझाया और उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। और रिजल्ट उसका बताएं कि उस बार सभी के रिजल्ट अबव 60 आए थे। और तो और एक बच्ची ने मुझसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि नवा प्लेनेट जो अभी हम लोग के सौरमंडल से हटा दिया गया है, वो क्यों हटा दिया गया है। मुझे इस बात की इतनी खुशी हुई कि जनरली कॉमन बच्चे भी ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं। ठीक है, बता दिया, याद कर लिया, चल दिया, आगे बढ़ गए। लेकिन उस बच्ची ने पूछा, उससे लगता है कि वो कितने ध्यान से पढ़ रही है और समझ रही है चीज को। तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं इनकरेज करती है कि हाँ, मुझे और पढ़ाना है, मुझे और करना है काम। ये सारी चीजें मुझे बहुत खुशी देती थी। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा पढ़ाने का। जी, आप साइंस की बात कर रही है अनीता जी, तो साइंस में तो डायग्राम एंड ऑल भी सभी होते हैं, तो वो आप कैसे समझाती थी? जी, पहली बात तो जब हम पढ़ाना शुरू किए तो मुझे पता चला कि डायग्राम का जो क्वेश्चंस होता है वो लोगों को नहीं आता है। उसके अलावा उसकी जगह सब्स्टिट्यूटरी कोई शायद क्वेश्चन लग दिया जाता है उन लोगों को। तो डायग्राम तो नहीं समझा उनको, लेकिन ये जरूर है कि लाइट चैप्टर में मान लीजिए कि परावर्तन और परावर्तन को समझाने के लिए कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे आ रहा है, जा रहा है, उसको जरूर हमने उन लोग के हाथ में चूड़ियां पहनी हुई थी तो उससे समझाए गोल वृत्त का। और खिड़की के आर पार रोशनी, जैसे बॉल को फेंकेंगे तो बॉल बाहर जा रही है या अंदर कैसे आ रही है, तो इस टाइप से चीजें समझा करके उनको हमने समझाया था और काफी बेहतर समझ में आया था उनको। जी, यानी कि ऑब्जेक्ट के जरिए आपने उन्हें समझाने की कोशिश की। हाँ, उन्हीं के ऑब्जेक्ट लेकर के उनको समझाने की कोशिश की। जैसे चूड़ी जब थी तो उनकी चूड़ी उतरवा के उन्हें गोल पूरा जो है कि वृत्त कैसा है, त्रिज्या कैसे बनेगी, ये सारी चीजें मैंने उसी में समझाई उनको। ये भी मेरा समझाते समझाते अनुभव बढ़ता चला गया। हालांकि मैंने कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं ली है, पर मुझे खुशी इस बात की होती थी कि सीखने में आता था मुझे भी कि कैसे सिखाना है। जी, आपने काफी कुछ ट्रेनिंग भी ली है, मैंने सुना है, तो आप उसके बारे में बताइए कि आपने क्या क्या ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग मैंने ऐसे कुछ यहाँ पढ़ाने के लिए तो नहीं ली, लेकिन मेरी ट्रेनिंग सेंट जेवियर कॉलेज में एज ए आरजे और हमारा क्या कहते हैं, हम लोग ई बुक्स नरेशन की और डबिंग की हमारी पूरी क्लासेस रही, वहाँ पे हमने की है। तो उससे आरजे बनना चाहते थे। बाकी चूंकि आरजे का काम कर चुके भी है थोड़ा, इसलिए रिकॉर्डिंग करने में मुझे आसानी होती है। कहाँ पर किया आपने आरजे का काम, कौन से रेडियो पे? बिग एफएम पे मुझे मिला था मौका। ओके, तो आपके शो का नाम वगैरह कुछ बता सकती हैं, थोड़ी सी डिटेल्स? जी, उस वक्त हम लोग ट्रेनिंग बेसिस पे ही चल रहे थे, इसलिए ऐसा कोई शो नहीं हुआ था हमारा। लेकिन उसके बीच में ही हमने छोड़ दिया काम, क्योंकि यहाँ पे इन बच्चों से हम बहुत ज्यादा जुड़ गए थे। अच्छा, तो अपनी ख्वाहिशों को दबाकर आपने इन बच्चों को हेल्प करना ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा? हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि ख्वाहिश को दबाया, क्योंकि आवाज की दुनिया में जाना चाहते थे, और ऐसी आवाज की दुनिया में जहाँ पे मतलब सरस्वती की बात आए, तो उससे अच्छा बेहतर और क्या हो सकता है। और कितने स्टूडेंट्स होंगे जहाँ पर आप काम करती हैं अभी? अभी ऐसे बच्चे जो जुड़े हुए हैं मेरे पास 500 बच्चे करीब जुड़े हुए हैं। सारे ब्लाइंड हैं? और उसमें हाँ, और जोधपुर से भी हैं, इंदौर से हैं, पंजाब से हैं बच्चे और दिल्ली से हैं बच्चे। जिंदगी नाम है खुशियों का, नाम है रंगों का, नाम है त्योहारों का। जिंदगी जब रंगीन होती है तो हर कोई हमारा साया बनता है, लेकिन जब दौर होता है रंजो गम का तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। इस बीच हमारे साथ जुड़ रहा है एक साया जो है रेडियो उड़ान, जो होगा हमारे साथ हर खुशी में, हर गम में। तो जुड़ जाइए रेडियो उड़ान के संग और एंजॉय कीजिए हमारे साथ को। आप लॉग इन कर सकते हैं www.radioudan.com पर
और साथ ही साथ आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं www.facebook.com/Radio Udan। तो इसके अलावा मतलब ये सोशल वर्क के अलावा भी मैं अब पर्सनल लाइफ के बारे में आपसे थोड़ा बहुत जानना चाहूंगी कि मतलब क्या शौक रखती हैं आप इसके अलावा। मेरा शौक वैसे शुरू से पढ़ाने का ही था और जैसे मैंने बताया पहले कि मेरा सपना था एज ए आरजे बनना। और इसके अलावा मेरा ऐसे घर परिवार में सब बच्चे सबके साथ परिवार को तो भी महत्व देते हैं सबसे पहले। और सबसे खुशी की बात यह है कि मेरी फैमिली मेरे साथ पूरा सपोर्ट करती है। तो फैमिली का आपका हमेशा सपोर्ट रहा? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं जो कि हमेशा सपोर्ट करते हैं। बिटिया सीए है और बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है पूना में एफएमसी में। और दोनों ही बहुत ज्यादा सहयोग देते हैं और हस्बैंड तो नो डाउट सहयोग देते हैं, तभी तो काम कर पा रहे हैं इतना। और कौन कौन आपकी फैमिली में है? एक बेटा और एक बेटी इसके अलावा? एक बेटा एक बेटी है मेरी। बाकी बिटिया की शादी हो चुकी है, इसलिए दामाद भी है। जी, परिवार का साथ वाकई में बहुत महत्व रखता है। जब हम किसी फील्ड में काम करते हैं, कहीं कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसमें हमारा फैमिली का साथ हो तो वो काम बड़े आसानी से हो जाता है। बहुत सही कहा आपने अनीता जी कि आपके फैमिली का साथ है, इसीलिए आप ये काम इतने आसानी से कर पा रही है। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके परिवार और आपके बच्चों के साथ। पढ़ाई के अलावा और आप कौन से फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं? जैसे मूवी, टीवी या कोई म्यूजिक? गाने सुनती हैं। अच्छा, तो आप गाने सुनने का शौक रखती हैं। तो किस टाइप के गाने सुनना पसंद करती हैं आप? क्लासिकल, पुराने या न्यू सॉन्ग्स? हाँ, 17 के दशक के गाने सुनने अच्छे लगते हैं और जगजीत सिंह की गजल बहुत अच्छी लगती है। कोई फेवरेट गाना या गजल आपकी? तुमको देखा तो ख्याल आया, जगजीत सिंह की। जी जरूर, हम कोशिश करेंगे आपका ये पसंदीदा गाना लास्ट में चलाने की। एंड थैंक यू सो मच अनीता जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने इतनी अच्छी नॉलेज शेयर की सभी से। और जैसे कि आपका काम है अनीता जी बुक्स वगैरह रिकॉर्ड करना, तो आप चाहें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमारे लिसनर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर उन्हें भी कभी कोई बुक्स वगैरह की रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़े तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 09410480858। सेकेंडली रिपीट करते हैं, 9410480858। मेल आईडी है voiceforblind@gmail.com। मेरा ब्लॉग भी है, उसका लिंक है www.roshansavera.blogspot.com। आप हमारे ऑडियोज को YouTube पर भी सुन सकते हैं। ऑडियो बाय अनीता शर्मा लिखकर YouTube पर आप ऑडियोज को सुन सकते हैं। जरूर अनीता जी, हम जरूर आपके वीडियो YouTube पे सुनेंगे। और मेरे लिसनर से भी गुजारिश है कि आप भी ये वीडियो YouTube पे सुनिएगा ज़रूर। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट रहेगा इन सब का, तो आप इसको मिस मत करिएगा, सुनिएगा ज़रूर। थैंक यू, आपने भी मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कभी कॉल कर सकते हो मुझे, और रिकॉर्डिंग करने के लिए कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि जब तक मेरे पास टाइम है पूरी रिकॉर्डिंग करें। सब्जेक्टिव रिकॉर्डिंग भी करते हैं, और जो भी क्वेश्चन आंसर की सीरीज आती है 20 क्वेश्चंस की, उसको भी चाहे तो आप भेज सकते हो रिकॉर्डिंग के लिए। मेरा काम यही है कि रिकॉर्डिंग करना और उसे सीडी में वापस सेव करके आपको भेजना। वैसे तो आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी अनीता जी, लेकिन फिर भी जो YouTube पे आपने ऑडियो अपलोड किए हैं उसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या चीजें आपने कवर की है, थोड़ा सा बता दीजिए हमारे लिसनर्स को। YouTube पे आप जो है हमारा अनीता शर्मा ऑडियो बाय अनीता शर्मा करके सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप मेरे ऑडियो सुन सकते हैं, जिसमें IAS प्रीलिम्स का है, बैंक है, रेलवे है, काफी एंट्रेंस मतलब वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में उसमें है वहाँ पे ऑडियो। तो और कोई मैसेज आप हमारे लिसनर्स को देना चाहेंगी? बिल्कुल, आपके लिसनर्स को बोलना चाहेंगे हम कि हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया ख्वाब दो,
चाहे पूरा न हो पर आवाज तो दो। एक दिन पूरे हो जाएंगे सारे ख्वाब आपके, सिर्फ एक शुरुआत तो दो। आप जो भी काम करना चाहते हैं आप बिल्कुल पूरी उसमें ईमानदारी से काम कीजिए। लोग क्या कहते हैं इस पे नहीं जाइए, लोगों ने क्या सोच रखा है हमारे बारे में ये बिल्कुल मत सोचिए। एक बहुत अच्छा शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। तो आप अपने आप को इतना काबिल बना दो कि लोगों की मानसिकता यूं ही चेंज हो जाए कि आपको देख के, आपके काम को देख करके लोगों के कहने पे तो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। जी, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया अनीता जी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे लिसनर्स जरूर इस बात को मानेंगे। और मैं खुद ये मानती हूँ कि मेरा हमेशा से एक सोच आता था कि अपनी पहचान कम से कम इतनी होनी चाहिए कि लोग हमें फेसबुक पर नहीं गूगल पर सर्च करें। तो बिल्कुल पहचान ऐसी ही होनी चाहिए कि हम जिंदगी में ऐसा कोई काम करें कि लोग मुझे गूगल पे सर्च करें, न कि फेसबुक पे। जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मैसेज लिसनर्स तक भी जरूर पहुँचेगा और वो जरूर आपसे कोई ना कोई सीख लेंगे। एंड थैंक यू सो मच अनीता जी, आपका इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया आपके रेडियो उड़ान पे आने के लिए। और सच में आपका रेडियो उड़ान बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा काम करेगा आगे तक, ये शुभकामनाएं हमारी। जी, थैंक यू सो मच। और एक शुभकामनाओं के साथ मैं इस शो को एंड करना चाहूंगी कि आपका शौक था कि आप आरजे बने, तो हमारा स्टूडियो हमेशा आपके लिए खुला है। आप जब चाहो जब हमारे स्टूडियो ज्वाइन कर सकती हो। मुझे आप लोगों की सबकी बहुत अच्छी आवाज लगी है और बहुत अच्छा लगा जब सुना मैंने इंटरनेट पे रेडियो ये उड़ान पूरा। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहो। थैंक यू अनीता जी, और आपके बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।